जय हिंद। राधे राधे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नाम है समास। अभी हाल के दिनों में देखा जाए तो यह 3 क्लास के बच्चों के लिए, 3 प्रकार के विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। पहला तो 10th वालों के लिए, जिसमें 2 से 3 अंक आराम से पूछ दिए जाते हैं। दूसरा 12th वालों के लिए सेम 2 से 3 अंक। और तीसरा जो भी एग्जाम होने वाला है डीएलएड वालों के लिए 4 से 5 अंक इसमें से पूछे जाते हैं। देखिए, हमने किसी का परिभाषा लिखा नहीं है, क्योंकि अब परिभाषा नहीं आता है। अब आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क गया काम से। आपको सिर्फ पहचानना है कौन सा जो शब्द हमारा है ना, वो किस समास के अंतर्गत आता है। किसी का भी परिभाषा नहीं लिखा हुआ है, हम डायरेक्ट शुरू कर देते हैं और हम पूरा आपको यकीन दिलाते हैं कि आप इसे 1/4 सेकेंड में शब्द को देखते पहचान लेंगे कि यह किस समास के अंतर्गत आएगा। जैसे कि हम तो देख लेते हैं समास है क्या, तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जब 2 शब्द मिलते हैं ना, तो एक तीसरा नया शब्द बन जाता है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, समास कहेंगे। देखिए, समास के जो 2 पद होते हैं, पहला पद हम उसे कहेंगे पूर्व पद और दूसरा पद को कहेंगे उत्तर पद। समास में 2 पद होंगे और दोनों पद में से पहले पद को हम कहेंगे पूर्व पद और दूसरे पद को कहेंगे उत्तर पद। ये भी ऑब्जेक्टिव बना सकता है कि समास के पहले पद को क्या कहते हैं, तो पूर्व पद कहते हैं, और समास के दूसरे पद को क्या कहते हैं, तो उत्तर पद कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं पहले से, यानी कि द्वंद्व समास से। देखिए, कैसे पहचानेंगे द्वंद्व समास है, बहुत आसान होता है, काफी ज्यादा आसान है। जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना आसान होता जाएगा। केवल अब इसको स्क्रीनशॉट लेके मत रख लीजिएगा कि स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख लेंगे हम, हर किताब में दिया हुआ, उससे कुछ नहीं होने वाला। समझिएगा यहाँ पे कि द्वंद्व समास आप कैसे पहचानेंगे कि इसके दोनों पद प्रधान हो। एक पद नहीं, दोनों पद उसके प्रधान होंगे और एक के बिना एक अधूरा रहेगा। या फिर अधिकतम योजक चिन्ह आएंगे, अक्सर 99% पे ना योजक चिन्ह बीच में आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि बीच में और साइलेंट हो जाएगा और छुपा रहेगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या होगा, ये कि एक दूसरे के विपरीत होता है, उल्टा वर्ड आता है इसमें, अपोजिट आएगा। जैसे आ गया माता पिता अपोजिट है, भाई बहन अपोजिट है, राधा कृष्ण अपोजिट है, पाप पुण्य अपोजिट है। बीच में योजक आ गया, तो ये दोनों प्रधान भी है, बीच में योजक भी है। और सबसे मेन और सबसे अच्छा जो ट्रिक है वह है कि यह उल्टा रहते हैं, विपरीत। तो समास में जब विपरीत वर्ड आने लगे, समझिएगा वह कौन समास है, तो वह द्वंद्व समास है। ठीक है। अब बात करते हैं द्विगु, सबसे हल्का समास का सबसे हल्का टॉपिक यही है कि जिसका पहला पद संख्या हो जाए। जैसे कि आ रहा है नवरत्न, नवग्रह, त्रिभुवन। जैसे पहला वर्ड नौ, नौ, 3 अगर संख्या हुआ तो हम क्या समझेंगे कि यह कौन समास है, द्विगु है। ध्यान रखिएगा, जब उल्टा आएगा तो वह द्वंद्व में जाएगा, संख्या आएगा तो अब हम बात करते हैं कर्मधारय समास पे। ये क्या है क्या नहीं है, तो पूर्व पद विशेषण एवं उत्तर पद विशेष होता है। ध्यान रखिएगा, अगर है नहीं समझ में आ रहा है कोई बात, यहाँ देखिए, विशेषता बताने वाला समास कर्मधारय समास होता है। यह किसी न किसी क्या बताएगा, विशेषता बताएगा। जैसे कि यहाँ पे आ गया नीलकमल, मतलब कि कमल की विशेषता बता रहा है कि कमल कैसा है, नीला है। काली मिर्च, मिर्च की विशेषता बता रहा है कि मिर्च कैसी है, काली है। पीतांबर, अंबर एक कपड़ा का पर्यायवाची है, तो कपड़ा का ये विशेषता क्या है कि वो पीला है। तो जो किसी भी चीज की विशेषता बताएगा वह कर्मधारय में जाएगा। आइए अब अव्ययी भाव में, ध्यान रखिएगा, जिसका पूर्व पद अव्यय हो, नहीं आया छोड़ दीजिए। जिसका पूर्व पद उपसर्ग हो, आप सबने पढ़ा है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो जिस समास के पहले उपसर्ग जुड़ जाए, समझिएगा वो कौन है, अव्ययी भाव। जैसे कि यहाँ पे प्रतिदिन, प्रति उपसर्ग है, अव्ययी भाव। आजीवन, आ उपसर्ग है, अव्ययी भाव। यथा समय, यथा उपसर्ग है, अव्ययी भाव। तो जिस शब्द में उपसर्ग जुड़ जाए, समझिएगा वह अव्ययी भाव। और एक और देखते हैं लोग बहुब्रीहि। इसके पर एक नोट ये पाया हुआ है, अगर कोई समास रिपीट करे, बार बार आए, रात रात, दिन दिन, अगर ऐसा कोई रिपीटेशन हो, एक ही वर्ड रिपीट करे, बार बार दोहराया जाए और बीच में योजक चिन्ह हो, तो वह भी बहुब्रीहि में ही जाएगा, सॉरी वह भी कर्मधार में ही जाएगा। और हम लास्ट पढ़ते हैं बहुब्रीहि को, चूंकि 6 होते हैं, अभी एक तत्पुरुष समास हम उसका क्लास आगे से ले लेंगे, थोड़ा बड़ा होगा। तो बहुब्रीहि इसमें क्या है कि जहां दोनों पद के माध्यम से
तीसरा अर्थ निकलता है। दोनों का अर्थ नहीं निकलेगा, दोनों के माध्यम से कोई तीसरा निकल जाएगा। जैसे कि दिया हुआ है दशानन। अब देखिए दशानन में कहीं भी रावण नहीं है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? रावण। कैसे होता है? 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, शिव। तो यहाँ पे लंबोदर का अर्थ निकला है गणेश जी। गिरधर, जो गिरधर पहाड़ उठाने वाले कृष्ण जी। लंबा है उधर जिनका, दोनों का अपना कोई अर्थ नहीं होगा, लेकिन इसके माध्यम से तीसरा अर्थ निकल जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब तीसरा अर्थ निकले दोनों के अलग से, वह बहुब्रीहि होगा। जो उपसर्ग से बना हो, दुनिया का कोई भी वर्ड हो, कोई भी समासिक वर्ड हो, जिसके पहले उपसर्ग लग जाए वह अव्ययी भाव होगा। जो किसी की विशेषता कर्मधारय समास होगा। जिसमें संख्या आ जाए वह द्विगु होगा, और जिसमें योजक चिन्ह साइलेंट हो जाए और यह विपरीत हो वह आपका द्वंद्व हो जाएगा। एक बार और समझिए, विपरीत वर्ड हो, विपरीत हो द्वंद्व समास, संख्यावाची हो द्विगु समास, किसी की विशेषता बताए तो आपका कर्मधारय समास, जिसका पहला वर्ड उपसर्ग हो तो अव्ययी भाव, और जहां दोनों पद के अलावा कोई तीसरा अर्थ निकल जाए वह बहुब्रीहि समास। बस इसके माध्यम से आप किसी भी समास को 1/4 सेकंड में पहचान सकते हैं।